हाँ जी, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम जीएसटी बेसिक सीख रहे हैं। हमारे टैली बेसिक कोर्स में लेवल 3 है ये। हमारी फर्स्ट क्लास में हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया था और हमने ये समझा था कि कौन कौन से एक्ट पास किए गए। तो आइए आज हम अपनी उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि उसके बाद क्या क्या किया जा रहा है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया गया था संसद के द्वारा। जीएसटी काउंसिल एक हाई पावर्ड कमेटी है। वो कमेटी है जिसको संविधान ने अधिकार दिए हैं कि वो जीएसटी से रिलेटेड सभी प्रकार के निर्णय ले सके। जीएसटी के कानूनों में कुछ भी बदलाव करने के लिए संसद में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो हाई पावर्ड कमेटी है, जैसा आपको बताया गया। उसके अंदर भारत सरकार के वित्त मंत्री चेयरमैन होते हैं और बाकी सभी स्टेट्स के वित्त मंत्री उसके मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से उसका गठन किया गया है। उसमें कोई भी चीज अगर वोटिंग के लेवल तक जाएगी, अगर सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, तो उस समय पे डिसीजन जो लिए जाएंगे वो सभी लोग मिलके लेंगे। उसमें वोटिंग का अगर जरूरत पड़ा तो उसमें एक वेटेज रखी गई है। वेटेज है, वित्त मंत्री भारत सरकार की सहमति हो गई तो इट मीन्स 33% सहमति हो गई, और सभी स्टेट्स अगर एग्री हैं तो 67% सहमति हो गई। परंतु किसी भी चीज को पास होने के लिए मिनिमम 75% सहमति होना आवश्यक है। ठीक है। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर केवल स्टेट्स रेडी हैं और केंद्र सरकार रेडी नहीं है तो भी निर्णय लागू नहीं हो सकता। केंद्र सरकार रेडी है और आधे राज्य रेडी हैं तो भी ये लागू नहीं हो सकता। देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर, कि आधे से ज्यादा राज्य तैयार होने चाहिए और बिना केंद्र सरकार की सहमति के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के सामने सबसे पहली जो चैलेंज था वो ये था कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के ऊपर टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं, वो करंट परसेंटेजेस क्या हैं वैट के दौर में। वैट के दौर में उन पे क्या टैक्स लग रहा था, गवर्नमेंट्स के क्या रेवेन्यूज थे, उसके बारे में स्टडी किया गया। और काफी मत्थापच्ची के बाद ये डिसाइड किया गया कि जीएसटी के अंदर 5 प्रकार के टैक्स स्लैब बनाए जाएंगे। 0, 5, 12, 18, 28। ये जो सामने आपके दिया गया है, ये इस तरीके के स्लैब्स बनाए गए। 0% असेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, सभी प्रकार के फूड ग्रेन्स इसी का हिस्सा हैं। 5% में कॉमनली यूज आइटम्स या पैक्ड फूड है, वो 5% में रखा गया है। 12 और 18 में ज्यादातर एफएमसीजी, जिनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, ये आइटम्स इसमें आती हैं। 28% के स्लैब में वो आइटम्स रखी गई जिनको लग्जरी या फिर सिन गुड्स कहा गया। लग्जरी मतलब वो लाइफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। तो जो लोग महंगी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं उनसे टैक्स भी ज्यादा लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए लग्जरी कार्स इसके स्लैब में आई हैं। तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक्स, गवर्नमेंट इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहती क्योंकि इन चीजों से नुकसान होता है। ठीक है, हेल्दी चीजें नहीं है ये। तो तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है, उसके लिए 28% टैक्स रखा गया है।
और ना केवल 28% टैक्स रखा गया है, इसके ऊपर कॉम्पनसेशन सेस भी लगाया गया है। एडिशनल टैक्स है, ये टैक्स के अलावा और भी टैक्स उसके ऊपर लगाया जा रहा है। 28% का स्लैब और उसके ऊपर अप टू 15% का सेस। सेस के स्लैब 1%, 3% स्लैब्स भी हैं। अगर आप गाड़ियों में देखते हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, उन छोटी गाड़ियों के ऊपर 28% टैक्स के बाद कम सेस भी है, और जो बड़ी गाड़ियां होती चली जाएंगी उसके ऊपर 28% के बाद ज्यादा सेस 15% तक का हाईएस्ट सेस लगाया गया है। तो इस प्रकार ऑल ओवर इंडिया सभी गुड्स की कंसोलिडेशन करके उनके ऊपर ये 5 तरह के स्लैब्स लगाए गए, 0, 5, 12, 18, 28, और 28% वाली कुछ आइटम्स के ऊपर आपको सेस भी देखने को मिलेगा। खास तौर पे गाड़ियां, तंबाकू प्रोडक्ट्स, बीड़ी सिगरेट है, ठीक है, या फिर जिनको तंबाकू वो चबाने की आदत है, जो आपके ये गुटखा वगैरह आइटम्स हैं, वो भी इन्हीं के अंदर आते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स, कहा जाता है कि जब ये लिस्ट तैयार की जा रही थी तो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से भी गवर्नमेंट ने बात की और उनको कहा कि आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, हाई शुगर लेवल्स हैं उसके अंदर, लोगों को उसका बेनिफिट कुछ नहीं है, ठीक है, एक बारी के लिए ठंडक मिलती है, हाई शुगर की वजह से उनको एनर्जी फील होती है, बट वो हेल्दी नहीं है। आप इसके अंदर कुछ कंटेंट फ्रूट जूस मिलाइए, तो हम आपका टैक्स स्लैब चेंज करके आपको 12% स्लैब में ले आएंगे। बट उन कंपनीज ने इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। इसी वजह से आज भी वो जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो 28% प्लस सेस वाले स्लैब में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे 5 स्लैब्स करंटली वर्किंग है। आइए अब हम समझते हैं कि जीएसटी आने से मूवमेंट ऑफ गुड्स पे क्या फर्क पड़ा है। गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। यहाँ हम एक एग्जांपल, एसयूवी का एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, उससे हम समझते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट आया है। ये करंट रिजीम वैट रिजीम को बोल रहा है, प्री जीएसटी एरा के बारे में। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एसयूवी का। देखिए, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 15 लाख रुपए, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अगर जोड़ी जाती थी तो इस तरीके से 15 लाख के ऊपर 24% इन्होंने एक्साइज ड्यूटी जोड़ दी। उसके बाद प्रॉफिट जोड़ लिया कंपनी का 5 लाख रुपए। इस तरीके से एक बेसिक जो फैक्ट्री से बाहर निकलने की कॉस्ट है उस आइटम की 23,60,000 रुपए। अब इसके ऊपर वैट लगता था और एडिशनल लेवी लगती थी, और इस तरीके से ये जाके उसका डीलर प्राइस बनता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वैट है वो हमारे जो एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है 3,60,000 रुपए, उसके ऊपर भी लग रहा है। तो इसलिए इसको कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस कहा जाता था, कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जा रहा है। जीएसटी में क्या होगा, 15 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डायरेक्टली उसमें प्रॉफिट जोड़ा है 20 लाख, अब 20 लाख पे टैक्स लगाएंगे। सीजीएसटी भी बेसिक रेट पे लग रहा है, एसजीएसटी भी बेसिक रेट पे लग रहा है, और सेस भी बेसिक रेट पे लग रहा है। इस तरीके से इसमें कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस को खत्म कर दिया गया है, टैक्स पे टैक्स नहीं है। उसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती थी, तो वो चीज हटा दी गई है। अब हम देखते हैं उन्हीं आइटम्स का मूवमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मूवमेंट इंट्रा स्टेट हो रही है, आपके ही राज्य में आप माल बेच रहे हैं, तो देखिए क्या सीन है। और उसके बाद इंटर स्टेट कर रहे हैं, इंटर स्टेट में क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह ले लेगा आपका आईजीएसटी, बाकी सेस वैसे ही रहेगा, और ये वैल्यू सेम रहने वाली है। अगर आपकी ब्रांचेस इंटर स्टेट हैं, एक राज्य में आपका अपना हेड ऑफिस और दूसरी ब्रांच आपने किसी दूसरे राज्य में बनाई है, तो उसको यदि आप कोई ट्रांसफर करते हो तो उसको कैसे ट्रीट करना है जीएसटी के अंदर। ये देखिए, इसको भी आप बिल्कुल उसी तरीके से हैंडल करोगे जैसे किसी भी अदर इंटर स्टेट पार्टी को हैंडल करते हो। जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो वो जीएसटी नंबर स्टेट स्पेसिफिक है। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, दूसरी स्टेट में अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो पगली स्टेट के अंदर आपको नया जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो जीएसटी का नियम कहता है कि अगर एक जीएसटी नंबर
दूसरे जीएसटी नंबर को माल दे रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट किसी भी अदर कस्टमर की तरीके से ही होगी, भले ही वो आपकी ही ब्रांच क्यों ना हो। एक ब्रांच उसका टैक्स कलेक्ट करेगी, पे करेगी, और दूसरी ब्रांच उसका इनपुट क्लेम कर लेगी। ठीक है, ये देखिए सेल्स वैल्यू सेम रह रही है अगर हम अपने ही स्टेट में माल बेच रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं। पहले क्या होता था, जब किसी दूसरे राज्य में माल बेचा जाता था तो सी फॉर्म लगता था। उस सी फॉर्म के अंदर मिनिमम टैक्स परसेंटेज की बात करें तो कुछ ऐसी जेड को छोड़ दें तो अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट सी फॉर्म 2% टैक्स लगा करता था। तो इसका मतलब जो विद इन स्टेट हो रही है ट्रांजेक्शन और जो आउट ऑफ स्टेट हो रही है ट्रांजेक्शन, उसमें कम से कम भी हमें 2% का फर्क तो पड़ता ही पड़ता था। बट ऐसा जीएसटी रिजीम में नहीं हो रहा है। अब इसके बाद देखिए, अब हम ये समझते हैं कि एक्साइज के रिजीम में इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट जो ट्रांजेक्शन हो रही थी वो किस तरीके की हो रही थी। इंट्रा स्टेट यूनिट ट्रांसफर्स जो एक्साइज 11 में था, मान लीजिए आपका एक ऑफिस महाराष्ट्र में है, गणेश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1, और दूसरा यूनिट 2 भी महाराष्ट्र में ही है। तो उस समय उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती थी, ये देखिए। माल आपने जैसे ही यूनिट 1 से यूनिट 2 में भेजा, उसी समय उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पेबल हो जाती थी। जब आपके ऑफिस से फैक्ट्री से माल निकला, तुरंत उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती थी। ठीक है, अब जीएसटी रजीम के अंदर क्योंकि सेम स्टेट है, आपका सेम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो उसके अंदर आपको जीएसटी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसका सिर्फ डिलीवरी चालान बनेगा। डिलीवरी चालान पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि माल क्या है, कितने का है, कितने % टैक्स का है। ठीक है, बट वो टैक्स पे करने की आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। किसी वजह से सेम बिजनेस ओनर के, सेम पैन नंबर वाले के अगर दो अलग अलग यूनिट्स हैं, दो अलग अलग टाइप के ट्रेड्स हैं, और वो आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, उनका जीएसटी नंबर अलग हो जाएगा। अलग अलग टाइप के बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपके दो अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। फिर उस केस में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी देना पड़ेगा। उस केस में ट्रीटमेंट अदर कस्टमर जैसी हो जाएगी, उससे भी आप टैक्स, यस सेम स्टेट में है तो भी मर्जी होती है लेना ना लेना उसको नहीं। उस केस में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी नंबर का फर्क हो गया। आप एक का यूनिट आपका कपड़े का है, दूसरा यूनिट आपका स्टील का है। ठीक है, तो दोनों की रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगी, और अलग अलग रजिस्ट्रेशन के अंदर जब आपस में अगर आपको कुछ भी लेना देना पड़ता है तो उसको एक कस्टमर के तरीके से ही आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, और वैट का क्या होता था, वैट भी पे करना पड़ता था, और वो पूरा क्लेम नहीं देती थी। वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते थे। ठीक है, जबकि जीएसटी के अंदर 100% आपको इनपुट क्लेम मिल जाता है। जितना आप टैक्स पे करके आए हैं वो सारा का सारा आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो जिस रेट पे अपने को पड़ा है उतने पे ही अपन ब्रांच को ट्रांसफर कर देंगे। वो आपकी इच्छा है, अगर आप प्रॉफिट रख के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि तो जितना भी आप जोड़ेंगे आईटीसी लेगा बिल्कुल उसको इनपुट मिल जाने वाला है। जितना भी आप उसमें बिल करके भेजोगे उसको, जितने भी अमाउंट का, उसी अमाउंट के हिसाब से उसको नुकसान है। फिर प्रॉफिट पे तो फिर टैक्स लगेगा उसमें। तो आपको देखना है ना, प्रॉफिट जोड़ना है कि नहीं जोड़ना बेटा। नुकसान फायदा तो बिजनेसमैन सोचेगा, उसको ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। तो आप किससे प्रॉफिट ले रहे हो, एक ब्रांच अपनी दूसरी ब्रांच से प्रॉफिट ले रही है। ठीक है, वो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से वो आप डिसाइड करो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया इंटर ब्रांच ट्रांसफर। इसको कैसे हैंडल करते थे पहले, एक ब्रांच आपकी अमर ट्रेडर्स के नाम से महाराष्ट्र में है, एक कर्नाटका में आपने ब्रांच खोल ली। यहाँ से वहां जब आप माल बेचते थे पहले वाले रिजीम में, ठीक है, जीएसटी से पहले, तो वहां पे एक फॉर्म एफ इशू होता था। उस फॉर्म एफ के ऊपर एग्जम्प्टेड सप्लाईज थी, कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग स्टेट है, आईजीएसटी लगा के आपको बिल भेजना है। एक जगह से आप टैक्स पे कीजिए और दूसरी तरफ से आप इनपुट ले लीजिए। ठीक है, बट इसके अंदर आपका कैश वर्किंग
कैपिटल जो है वो ब्लॉक होगी, क्योंकि एक बार आपका पैसा गवर्नमेंट में जमा होगा और वो रिफंड वापस कैश नहीं मिलता है, वो एडजस्ट होता है आपके सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, इस तरीके से फर्क नहीं पड़ा, बट एक बार कैश ब्लॉक जरूर हो गया आपका, वर्किंग कैश फ्लो। तो डिक्लेरेशन फॉर्म्स, अब गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के डिक्लेरेशन फॉर्म खत्म कर दिए हैं, कोई सी फॉर्म नहीं लगता, कोई एफ फॉर्म नहीं लगता, कोई डी1 नहीं लगता। ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक रास्ते का बिल। गवर्नमेंट ने चीजों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए एक ये सिस्टम डिजाइन किया। ई वे बिल के नाम से एक अलग से पोर्टल बना दिया। पहले तो आपको एक पोर्टल दिया गया जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, उसको जीएसटी पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक ई वे बिल पोर्टल अलग से बना दिया। ई वे बिल पोर्टल के अंदर कौन कौन लॉग इन कर पाएंगे? वो लोग जो गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं और जिनके यहाँ से मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है 50,000 रुपए से ज्यादा का। जो लोग 50,000 रुपए से ज्यादा का माल इधर से उधर भेजते हैं उसके ऊपर ई वे बिल कंपलसरी कर दिया गया। अब ई वे बिल की कंपल्शन कब है? पहली कंडीशन तो ये कि माल की मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि उस मूवमेंट किए जाने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो मूवमेंट जो है वो मोटराइज्ड व्हीकल पे होनी चाहिए। अगर आप बैलगाड़ी पे माल लेके जा रहे हैं, चाहे 10 लाख का माल हो, उसके लिए ई वे बिल कंपल्सरी नहीं है लीगली। आप हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा के ऊपर माल लेके जा रहे हैं तो उसके लिए कोई ई वे बिल जरूरी नहीं है। बट रिक्शा आप कितनी दूर ले जाएंगे? हिसार से दिल्ली नहीं जाएगा। हिसार से दिल्ली बैलगाड़ी में माल भेजेंगे क्या? आजकल इतना फास्ट जमाना है, ऑर्डर सुबह आया दोपहर तक माल चाहिए उसको, वो तो फास्ट से फास्ट तरीके ढूंढ रहे हैं कि डिलीवरी मुझे कितनी जल्दी मिल सकती है। तो वो जो तरीके इसके अंदर लिखे गए हैं कि मोटराइज्ड व्हीकल से जाना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हमारी मोटराइज्ड व्हीकल से ही होती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन उसके ऊपर बनाए गए और उसके अंदर हर ई वे बिल की एक एक्सपायरी डेट रख दी गई। उसके डिस्टेंस के हिसाब से आप माल को कहां से कहां भेज रहे हैं, जहां से भेज रहे हैं उसका पिन कोड, जहां भेज रहे हैं उसका पिन कोड, उन दोनों पिन कोड के बीच का डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर से कम है तो एक दिन के अंदर अंदर आपका माल डिलीवर हो जाना चाहिए। अगर उसके 24 घंटे पूरे होने के बाद अगर आपकी गाड़ी रोड पे है और उसकी इंस्पेक्शन हो जाती है तो आपके ई वे बिल को एक्सपायर्ड माना जाएगा। भले ही आपने ई वे बिल बना रखा हो, बट क्योंकि उसे बनाए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तो वो ई वे बिल एक्सपायर हो चुका। तो इस तरीके से इन्होंने एक कोशिश की है ऑन टाइम डिलीवरीज की। डिस्टेंस के हिसाब से आपको कंपल्शन कर दी है कि इतने समय के अंदर अंदर माल डिलीवर हो जाना चाहिए। यहाँ हम बात देखो स्टार्टिंग से कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स की। हमने कहीं पे भी सेल नहीं शब्द यूज किया है। हमने ये नहीं कहा कि बिक्री होगी तो ई वे बिल बनाना। नो डाउट बिक्री का ई वे बिल बनेगा, बट सिर्फ बिक्री का ही नहीं बनेगा, ई वे बिल मूवमेंट के लिए है। ठीक है, तो किन किन केसेस में है ई वे बिल बनाएगा कौन? ई वे बिल बना सकता है वो बंदा जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है, जिसका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है, जिसकी पोर्टल की आईडी पासवर्ड मिली हुई है, वही तो लॉगिन कर पाएगा। कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कैसे कर सकता है? कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को पोर्टल उपलब्ध नहीं है, उसकी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं है, रजिस्टर्ड लोगों की है। ठीक है, तो ई वे बिल बनाने की कंपल्शन उन्हीं लोगों पे आती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक, अब देखिए अगर आप रजिस्टर्ड हैं, हो सकता है आप सप्लायर भी हैं, आप माल बेच रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उसका ई वे बिल बनाना। और उस केस में जब आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड है, तो उस केस में भी आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि आप रिसीवर ऑफ गुड्स हो, सप्लायर नहीं हो, बायर हो, तो उस केस में भी ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रहे हो तो भी ई वे बिल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बायर के मतलब ऐसे मर्जी भी है, वो भी बना सकते हैं।
अगर हाँ, सप्लायर ना अगर अगर आप दोनों दोनों ही रजिस्टर्ड है। बायर और सेलर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो कोई भी जनरेट कर सकता है। बट मार्केट में एक जो प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हो गई है, वही लोग ईवे बिल बनाते हैं जो बिल बना रहे हैं, जो सप्लायर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं बना सकता, बना सकता है वो। मान लो एक रजिस्टर्ड है, उसमें मतलब वो उस पे टैक्स ही ना लगता है, जो अनरजिस्टर्ड है मतलब वो तो टैक्स ही नहीं देगा ना। जो टैक्स फ्री आइटम्स में डील करते हैं उनके लिए ईवे बिल की कंपल्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो प्रावधान बनाए हैं ये टैक्स चोरी को रोकने के लिए नहीं, बनाए उसका उसके भी लिमिट का क्रॉस नहीं हुई 20 लाख वाली सप्लाई की। हैं। अभी रजिस्टर्ड है या नहीं है? नहीं है, नहीं है तो अप्लाईबल नहीं है। अनरजिस्टर्ड वाली होगी ना बेटा, बताया तो मैंने हाँ आपको। मतलब फिर वो रिवर्स चार्ज में भी होता है, जैसे मान लो वो बाहर देता है कई बार उसके टैक्स का। रिवर्स चार्ज की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में कौन ईवे बिल बनाएगा। अनरजिस्टर्ड तो बना नहीं सकता, तो फिर उसमें सर रजिस्टर्ड ही बनाएगा। टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ जाएगी ई वे बिल बनाने से? क्यों? मैं सर मतलब जीएसटी वो उसके पोर्टल पे तो आएगा, तो सर जीएसटी ऐसा कुछ नहीं है मतलब भरना पड़ेगा तो उसको? टैक्स लाइबिलिटी ईवे बिल से नहीं बनती है, टैक्स लाइबिलिटी बनती है बिल से। ईवे बिल बनेगा मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। खाली बस इसका प्रूफ है भाई ये मूवमेंट हो यस, ये मूवमेंट हुई है। और जीएसटी उसके लागू साथ है। अगर बिल के साथ ईवे बिल लगा है तो बिल के हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। अब आपकी ही ब्रांच में माल जा रहा है, दोनों के ऊपर सेम जीएसटी नंबर है, दोनों केसेस के अंदर आपको डिलीवरी चालान बनाना है, चालान के साथ ईवे बिल होना जरूरी है। हालांकि सेल तो नहीं हुई, मेरे ही एक गोदाम से मेरे ही एक गोदाम में जा रहा है, मेरे ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है, बिल भी नहीं कटा है, सिर्फ डिलीवरी चालान बना है। ईवे बिल तब भी लगाना पड़ेगा। क्यों? मैंने नहीं कहा कि ईवे बिल सेल पे लगेगा, मैंने बोला कि ईवे बिल माल की मूवमेंट के साथ लगेगा। समझ गए आप? तो टैक्स लाइबिलिटी किसकी बनी? किसी की भी नहीं। ईवे बिल टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ाता नहीं है, बट उस पर डिक्लेयर करना जरूरी है कि कौन सी आइटम जा रही है, कितने परसेंट की है, और इस पे कितने एचएसएन कोड्स वगैरह क्या है, इसकी वो डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि रास्ते में अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए रोकता है ऑफिसर तो आप उसको वो चीजें दिखा सको। ये तो हम सिर्फ ब्रांच ट्रांसफर की बात कर रहे थे। मान लीजिए कोई मेला लग रहा, कोई ट्रेड फेयर लगा, आपने डिसाइड किया कि हम उस ट्रेड फेयर में अपनी स्टॉल लगाएंगे। उस स्टॉल के लिए आप माल लेके जा रहे हैं, माल किसका है? आपका। कहीं जा रहा है? नहीं। बिक्री हुई? नहीं हुई। हमारी ब्रांच में जा रहा है? नहीं। बट वो माल सिर्फ मेले के लिए लेके जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है? हो रही है। ईवे बिल बनेगा, उसमें भी डिलीवरी चालान बनाइए, लेटर हेड में लिख लीजिए, उसके साथ भी ईवे बिल लगाना पड़ेगा। ठीक है? कई बार क्या होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं गाड़ी में माल लेके निकल पड़े, उन्हें पता ही नहीं है किसको बिकेगा ये माल, क्योंकि वो एक एक दुकान पे जाके पूछेंगे उनसे, हाँ जी कोई ऑर्डर है, उसी समय उसको माल बिल बनेगा। तो माल तो रोड पे है ना, बिल करने से पहले ही, उससे पहले ही चेकिंग होगी तो क्या होगा, आपके पास रिसीवर नॉट नॉन, हमें ये पता ही नहीं है कि इसका रिसीवर कौन है, तो उस केस में भी आपको ईवे बिल बनाना जरूरी है। वो एक दिन वाले बने उसके साथ तो लेके घूमते हैं एक दिन हाँ, में, जो आप, हर रोज का अलग अलग। हाँ, बिल्कुल, तो ये एक सेम डे में हो जाती है डिलीवरी, सुबह निकले शाम को वापिस अपने घर। कई बार अनसोल्ड भी रहते हैं जैसे माल। तो हम तो सोल्ड तो कह ही नहीं रहे बेटा, आप सेल हाँ। से क्यों जोड़ रहे हो ईवे बिल को? हम तो मूवमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। माल रोड पे है तो ईवे बिल चाहिए, समझ गया? आपके गोदाम में पड़ा है तो नहीं चाहिए, माल अगर रोड पे है, मूवमेंट हो रही है तो चाहिए। इसको बिल के साथ जोड़ के कंफ्यूज ना होइए, ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है? अब यहाँ देखिए आपकी वैलिडिटीज जो है ये बाद में रिवाइज की गई है, ये स्टार्टिंग में प्रपोज थी, अब एक दिन में 200 किलोमीटर तक की कर दी गई है, क्योंकि अब देखो आपका रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है? एक स्टडी के अनुसार इंडिया के अंदर एवरेज ट्रेवल हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का 200 किलोमीटर है पर डे। और अगर हम यूरोप और अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर एवरेजली एक दिन के अंदर 800 किलोमीटर की बात कही गई है, एक दिन में एवरेज ट्रेवल। देखो हमारे इंडिया से अशोका लेलैंड और महिंद्रा टाटा वगैरह के ट्रक एक्सपोर्ट भी होते हैं, दूसरे देशों में भी माल जाता है। ठीक है? यही ट्रक वहां जाके 800 किलोमीटर चल जाता है एक दिन में, और हमारे देश में 200 किलोमीटर, ऐसा क्यों?
वहां पे रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अभी देखो आपको हमने बताया कि ई वे बिल आने पे हमने एंट्री टैक्स को खत्म किया। वो एंट्री टैक्स भी तो उसके डेली ट्रेवल टाइम को घटाता था। क्यों? उसको हर बार बॉर्डर, जैसे ही स्टेट का बॉर्डर चेंज होता वहां रोक लिया जाता। जब तक चेकिंग नहीं होगी, पर्ची नहीं कटाएगा, वो आगे नहीं जा सकता। तो इससे हमारा जो डेली ट्रेवल टाइम था, रोड नेटवर्क अच्छा होने के बाद भी हमारा डेली ट्रेवल टाइम इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव किया है। अब आप देखते होंगे कि आपके जो टॉल्स हैं, उन टॉल्स के ऊपर भी दो टाइप के लेन्स हैं, कैश लेन और फास्टैग लेन। अगर कैश लेन में देखा जाए तो 15-15 20-20 मिनट तक रुके रहते हैं। ठीक है। अब वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसकी कंपल्शन करके अब हार्डली कोई, मुझे लगता है कि कोई एक आधा परसेंट ही होता होगा कस्टमर जो कैश से देता है। अभी तो सारे फास्टैग पे आ गए। फास्टैग में सेकंड्स के हिसाब से काम होता है। कैश में तो डबल देने पड़ते हैं। कैश में गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है ताकि आप फास्टैग लगा लें और वो चीजें इजीली हो जाए। ठीक है। तो इससे हमारा जो डेली ट्रेवल टाइम है वो इम्प्रूव हो रहा है। और इसको देख के आपको दिखाई दे रहा है कि ऑल ओवर इंडिया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी माल डाला हो, उसके लिए आपको 15 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया गया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें इसी समय में डिलीवर होनी ही चाहिए। किसी वजह से अगर आपकी कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गई, तो आप उसकी वैलिडिटी को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि हम किस वजह से इसकी वैलिडिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। समझ में आया? ये देखिए कि एक ईवे बिल का वर्क फ्लो कैसे होगा। एक ईवे बिल के अंदर चीजें शुरुआत कहां से हुई, या हम केस ले रहे हैं सेल्स का। हालांकि कंपल्सरी नहीं है सेल्स का, बट फिर भी हम एक सेल्स के केस से आपको इजीली समझाने की कोशिश करते हैं। सप्लायर ने माल दिया ट्रांसपोर्टर को कि ये इस बंदे का ऑर्डर है, इसके पास डिलीवर कर दो। ऐसे ही होता है। उसके बाद सप्लायर ने INS-01 फॉर्म जो है ईवे बिल का, उसका पार्ट ए फिल करके दे दिया। पार्ट ए के अंदर ये बताया जाता है कि मैं क्या माल बेच रहा हूँ और किसको बेच रहा हूँ। ठीक है। और पार्ट बी में उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टर का नाम लिख के दे दिया कि मैं इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल डिलीवर करूंगा। ठीक। अब ट्रांसपोर्टर के पास भी उसका अपना ईवे बिल पोर्टल है। उस पोर्टल में जाके उसको पता लग जाएगा कि इस पार्टी ने मेरे साथ ये वाली कंसाइनमेंट बुक की है दूसरी जगह पे भेजने के लिए। तो वो ट्रांसपोर्टर उसके अंदर गाड़ी की डिटेल फिल करेगा कि मैं कौन सी गाड़ी में भेजूंगा, क्योंकि जो माल भेजने वाला है उसको नहीं पता है कि कौन सी गाड़ी में माल जाएगा। गाड़ी का डिसीजन तो ट्रांसपोर्टर ही लेगा कि मैं कौन सी कंसाइनमेंट कौन सी गाड़ी में भेजूंगा। जैसे ही वो गाड़ी की डिटेल फिल करके उसको सबमिट करेगा तो एक ईवे बिल जनरेट हो जाएगा, और वो ईवे बिल की डिटेल तीनों को चली जाएगी, माल भेजने वाले को, माल रिसीव करने वाले को, और माल ले जाने वाले को। तीनों के पास उसकी डिटेल्स पहुंच जाएंगी। उसके बाद जो परचेजर है उसके पोर्टल में भी उसको दिखने लग जाएगा कि आपका ये माल वहां से निकल रहा है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। ये एक वर्क फ्लो है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। गणेश मैन्युफैक्चरिंग एक सप्लायर है जो महाराष्ट्र में है। इसने क्विकर ट्रांसपोर्ट की मदद से कर्नाटका के लिए माल भेजा शीतल ट्रेडर को। ठीक है। ये क्या करेगा, अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेगा, ईवे बिल पोर्टल में, और उसके अंदर पार्ट ए की डिटेल्स डाल देगा कि मैं क्या क्या माल भेज रहा हूँ और किसको भेज रहा हूँ। और पार्ट बी में वो अपने ट्रांसपोर्टर का नाम डाल देगा कि मैं इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेज रहा हूँ। ठीक है। ये चीजें वो अपने जीएसटी पोर्टल पे डिटेल्स फिल कर देगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टर उसमें गाड़ी का नंबर डालेगा और ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। ईवे बिल जनरेट होने के बाद ये तीनों के साथ शेयर हो जाएगा। ये तीनों के पोर्टल में दिखाई देने लगेगा कि ये वाला ईवे बिल जनरेट हो चुका है, इस ईवे बिल नंबर का माल यहां से चल के वहां जाने वाला है, इतनी क्वांटिटी, इतना रेट, इतने परसेंटेज का माल इसमें डला हुआ है। 72 घंटे के अंदर अंदर आपका जो बायर है वो उसको कैंसिल कर सकता है कि मेरा माल नहीं है। ठीक है। और 24 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति कैंसिल कर सकता है जिसने ईवे बिल जनरेट किया है।
माल भेजने वाला 24 घंटे में और माल रिसीव करने वाला 72 घंटे तक उसको कैंसिल कर सकता है। अगर किसी वजह से, मान लीजिए आपने खुद ई वे बिल बना दिया, आपकी खुद की गाड़ी जानी थी और आपकी किसी वजह से गाड़ी नहीं जा पाई, ठीक है, आपका प्लान था कि अगले 2 घंटे में गाड़ी निकल जाएगी, आपने ई वे बिल बना के रख दिया, बट आप उसकी गाड़ी डिस्पैच नहीं कर पाए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका वो 24 घंटे का पीरियड क्रॉस हो जाता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे उसको कैंसिल। फिर आप अपने बायर को कहिए कि वो अपने पोर्टल में जाके उसको कैंसिल कर दे। अगर वो 72 घंटे की लिमिट भी निकल चुकी है फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको उस वाले बिल का क्रेडिट नोट डाल के उसको रिवर्स करना होगा और फिर नया बिल जनरेट करके नया ई वे बिल बना के फिर माल भेज दीजिए। ई वे बिल बनाने के कई सारे तरीके हैं। ई वे बिल बनाने के लिए आप ई वे बिल के पोर्टल पे जाके बना सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ मोबाइल एप्स भी अवेलेबल कराए गए हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आप एसएमएस के थ्रू भी अपना ई वे बिल बना सकते हैं। एसएमएस से ई वे बिल बनाने के लिए आपको सीखना होगा कि क्या एसएमएस भेजा जाए और किसको भेजा जाए, ठीक है। वो सारी डिटेल्स आपको जीएसटी के साथ जो हमारा ई वे बिल पोर्टल है उसके अंदर लॉगिन करने से पहले ही बाहर सारी डिटेल्स आपको सिखाई जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको? ई वे बिल, ई वे बिल एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। खास तौर पे जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है उस एनवायरनमेंट में आप जब जाके काम करेंगे तो आपका डेली ई वे बिल से लेना देना होगा, ठीक है। एक अच्छी बात है कि टैली का जो लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है उसके अंदर कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, और आप जैसे ही टैली में बिल जनरेट करते हैं टैली ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि अगर उस बिल की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो टैली ही उसके ई वे बिल की डिटेल आपके ई वे बिल पोर्टल पे भेज देता है। आपसे सिर्फ आपके पोर्टल का एपीआई यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, आपको अलग से ई वे बिल पोर्टल पे जाना ही नहीं पड़ेगा। टैली के एक बार मांगेगा, वो तब तक टैली याद रखता है जब तक आप टैली को बंद नहीं करते या फिर 6 घंटे नहीं हो जाते। 6 घंटे के बाद जो गवर्नमेंट पोर्टल है वो खुद ब खुद आपको लॉग आउट कर देता है, ठीक है। तो 6 घंटे बाद या दोबारा टैली चलाने पे आपको दोबारा से लॉग इन करना होगा, ठीक है। आज हमने कवर किया टैक्स परसेंटेजेस जो जो हमारे आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल की गई हैं, कौन कौन से स्लैब्स हैं, और मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स में हमने समझा कि अपने राज्य में माल बेचने में, दूसरे राज्य में माल बेचने में और दूसरे राज्य में अपनी ही ब्रांच पे माल ट्रांसफर करने में क्या क्या फर्क है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि एक्साइज और वैट के दौर में क्या होता था और जीएसटी के दौर में क्या हो रहा है। एक्साइज वैट के दौर के अंदर बहुत सारे डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते थे, सी फॉर्म, एफ फॉर्म, D1 फॉर्म, जो अलग अलग पर्पज के लिए यूज होते थे। अब वो सारे फॉर्म्स खत्म कर दिए गए, ठीक है। अब आपको दूसरे वाली पार्टी को फुल रेट पे बिल करना है और वो कंपनी उसका इनपुट क्लेम कर लेगी अपने पोर्टल पे जाकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।